ईयरली रेवेन्यू कितना है? ईयरली रेवेन्यू 5 से 6 करोड़ का है। तो महीने का खर्चा कितना हो जाता होगा लगभग? 2 लाख रुपए अगर हमारा जा रहा है तो लगभग उससे हमें 20 लाख की सेल निकलती है हमारी। कितने % का रिटर्न रेट आपके लिए रेड फ्लैग है? 300 रुपए का प्रोडक्ट है तो अमेजोन इसमें 150 के आसपास वो ले लेता है। आपके माइंड में सपोज कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है तो मार्केट जाना है, उसे बताना है यार ये चीज इसको थोड़ा सा ऐसे कर दे वैसे कर दे। तो जब आपने स्टार्ट किया था तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या थी आप? जैसे अपने इंडिया में एक चैलेंज बहुत बड़ा है कि प्रोडक्ट शूट अच्छा नहीं होता। मैंने बहुत पैसे गंवाए हैं। आपके और क्या तरीके हैं जिससे आप कंपटीशन से थोड़ा अपने आप को अलग या बेहतर कर पाते हो? अपने इंडिया में हर जगह ना वो चिंदी चोरी आ जाती है एक्चुअली। तो आप कस्टमर रिव्यूज और रेटिंग्स को कैसे हैंडल करते हो? जिस प्रोडक्ट को लेके आप थोड़ी देर बैठ नहीं सकते, देख नहीं सकते यार इसमें क्या बुरा है, क्या अच्छा है, अच्छा लगेगा कस्टमर को, नहीं लगेगा, मुझे कैसा लग रहा है, तो आप कैसे करोगे? तो आप स्टॉक और इन्वेंट्री वगैरह कैसे मैनेज करते हैं? सिंगल प्रोडक्ट ही आपका बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करा सकता है। ऑलरेडी मार्केट में जो प्रोडक्ट बिक रहा है आप उसको जरा सा चेंज लेके आओ, उसमें से वो बिकना ही बिकना है। तो अमेजोन की एक अच्छी बात ये है वो आपको परमानेंट नहीं बंद करने वाला आपकी शॉप, फ्लिपकार्ट कर देता है। तो आप देखते होंगे बहुत सारे नए सेलर्स भी कैटेगरी में उतर रहे हैं, तो उनकी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप देखते हैं? गलतियां तो उनकी इतनी है ना मैं गिना नहीं सकता, क्योंकि उनकी गलतियों से की भरपाई ना हम कर रहे हैं। दोस्तों, फाउंडर सर्कल के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज, बिकॉज आज का जो कॉन्वर्सेशन होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर नीरज रघुवंशी जी से, जो अमेजोन पे एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस चलाते हैं। ये महीने का 50 लाख से ज़्यादा का रेवेन्यू करते हैं। और आज हम जो बात करेंगे इनसे, इनके अमेजोन जर्नी के एक्सपीरियंस के बारे में, कैसे प्रोडक्ट को लिस्ट किया जाता है, सप्लायर से कैसे बात की जाती है, क्या रिटर्न रेट्स होते हैं, कैसे आपको अपना लिस्टिंग्स बनानी है, कौन कौन से मैट्रिक्स हैं जो आपको देखने हैं जब आप अपना बिजनेस अमेजोन पे चलाना चाहते हैं। तो इसी के साथ स्वागत करते हैं नीरज रघुवंशी जी का। नीरज भाई, फाउंडर सर्कल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम चाहेंगे कि आप थोड़े अपने बारे में चंद शब्द कहें। नाम मेरा नीरज रघुवंशी है, वो आपने बता ही दिया जी। और मैं कंपनी ओन करता हूँ, रॉकस्टफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जी। और हम लोग अमेजोन पे काम कर रहे हैं। होम एंड किचन कैटेगरी हमारी, स्मॉल स्टोरेज में बेसिकली डील करते हैं जी। तो यही है बस। ओके, सो आपको अमेजोन पे बिजनेस बनाने का आइडिया कैसे आया, और इससे पहले आप क्या करते थे? एक्चुअली क्या था, मैं थोड़ा प्रोडक्ट रिलेटेड ही कुछ काम कर रहा था जी। पहले मैं कंपनीज के अंदर ना कॉर्पोरेट सेल्स होती है, कुछ प्रोडक्ट जो डिमांड करते हैं वो मैं सप्लाई करता था, तो उसका आइडिया था ही। और फिर वो बिजनेस मुझे समझ नहीं आया इतना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चैलेंजेस थोड़े से ज्यादा ये थे कि अगर उनका कलर भी थोड़ा मिसमैच हो गया ना उनके लोगों का, तो उठा के बोलेंगे ले जाओ, रिजेक्ट। तो अगर 2 लाख उनके लिए बनाते थे या बनाता था मैं? आप ओके, सो आपकी मैन्युफैक्चरिंग पहले से ही थी? हाँ। सिमिलर कैटेगरी में थे? नहीं, डिफरेंट थी वो। अच्छा, कैप्स हो गई, पेन्स हो गए, वो सब चीजें करवाते थे। तो मुझे कुछ नहीं आ रहा था मजा कि यार कुछ करते हैं अब। और अपना अमेजोन और ये फ्लिपकार्ट, ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ था इंडिया में, 2-3 साल ही हुए थे उस वक्त आए हुए। चीज़ें थोड़ा सा मोमेंटम में आ रही थी, तो मुझे लगा यार कुछ ना इस स्पेस में ही करते हैं, ऑनलाइन ही जाते हैं। तो वो आइडिया, एक छोटा सा आइडिया आया था, फिर धीरे धीरे चीज़ें करी वहाँ से। ओके, सो आपको लगता है आपको अर्ली मूवर एडवांटेज मिला, बिकॉज यू आर सेइंग कि अमेजोन और वो फ्लिपकार्ट उस टाइम पे उतना आया नहीं था, तो आपको लगता है कि 3-1 साल हो गए थे शायद, मिला होगा। मुझे लगता है। तो ये कैटेगरी क्यों, मतलब इसके अलावा आपने कुछ और ट्राई किया है? बिल्कुल किया। मैंने जो स्टार्ट किया था वो किया था, मेरा एक ब्रांड था टफ स्टफ। वो लेदर एक्सेसरीज के अंदर हम लोग कर रहे थे उसमें। वो इसलिए किया मैंने, मुझे लगा यार कुछ यूनिक करते हैं। तो मैं क्या करता था, जो आइडियाज थे ना मेरे वो थोड़े डिफरेंट थे। जो यूएस में, वेस्ट में ना कुछ लेदर एक्सेसरीज का बहुत क्रेज है जी। तो मुझे लगा यार इंडिया में भी कुछ नहीं है ऐसी चीजें, तो करते हैं, बनाते हैं। बनाया मैंने और उसमें सक्सेसफुल भी मैं हो गया। लेकिन फिर लगा यार अब कुछ और करते हैं। तो फिर मैं इस कैटेगरी आपने छोड़ दी मैंने। वो मतलब रीजन था उसका कि लोग मेरे को कॉपी करने लग गए थे। कॉपी करना आसान था। इंडिया के अंदर लेदर में कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। अब जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ 400 या 500 रुपीज का, वो बेच रहे हूँ उसको 250-300 रुपीज का। बट उसमें क्वालिटी में फर्क है। तो क्वालिटी में कुछ फर्क, और दूसरा ये कि मैं यूनिक था, तो मैं अपनी मेरी मोनोपोली थी उस पर। अब लोग तो कुछ भी करते हैं, क्वालिटी गिराएंगे, वो कैसे भी बेचना चाहेंगे, इवन लॉस में भी बेचते हैं बहुत बार, उन्हें आइडिया नहीं होता। तो मुझे लगा यार मैं ना यूनिक रहना चाहता हूँ, थोड़ा अलग रहना चाहता हूँ। तो करूंगा मैं वही जहाँ पर मुझे लगेगा मैं थोड़ा अलग हूँ। ये नहीं कि कल को कोई उठा के कॉपी कर ले या मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो वो एक कहीं था मेरे माइंड में, तो मैं इस कैटेगरी में आ गया। कोई प्लान बहुत ज्यादा नहीं किया था मैंने, पर मैं आ गया बस समहाउ। सो जैसे आपने इस कैटेगरी में आए, आपने बताया कि भाई आपने लेदर वाला भी ट्राई किया, तो इस कैटेगरी में आने से पहले आपने प्रोडक्ट टेस्टिंग की
अलग स्टोर बनाया या सेम ब्रांड के नीचे आप नहीं, सेम ब्रांड के मैंने ना एक ब्रांड रजिस्टर कराया। जी। एक्चुअली मेरी बेटी का नाम रोली है, ओह, तो ओके। मेरे माइंड में था कि बस कुछ ना कुछ मैं सोचता रहता था कौन सा ब्रांड, कंपनी का नाम कौन सा, तो उसमें कई दिन लगा देता हूँ मैं। जी जी। तो मैंने कहा रोली वेयर के नाम से एक ब्रांड लॉन्च करते हैं। ओके। और उसमें मुझे ना 1-2 प्रोडक्ट ऐसे नजर आए थे, मुझे लगा यार ये ना काम कर सकते हैं। हाँ। तो मैंने तो 1-2 ट्राई किए थे। जी। अब वो ट्राई, जैसे हैंगर है, हाँ। एक नॉर्मल हैंगर हम सब यूज करते हैं जी। घर में, क्लोथ हैंगर। जी। अब मुझे लगा यार घर में ना हैंगर जब यूज करते हैं ना, तो यूजुअली जब निकालते हैं गिरते हैं कपड़े उसमें से, उसके अंदर से निकल जाते हैं कपड़े, गिर जाते हैं, फिसलते हैं। तो यार इसको कैसे कुछ करें, तो मैंने उसमें क्या करा, एक लॉक इस तरह से उसे डिजाइन किया कि उसको क्लोथ को लॉक कर सकते हो आप। ओके। तो वहां से ये ब्रांड मैंने बनाया था कि यार इसमें कुछ तो होगा, और जो मैंने सोचा वही हुआ। ओके। आज तक कर रहे हैं वो तो आपने प्रोडक्ट। खुद डिजाइन किया वो? हाँ, तो आप डिजाइन भी करते हैं? मैं खुद अपने प्रोडक्ट डिजाइन, तो कुछ कितनी लंबी चौड़ी चीज नहीं है। हाँ। मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता। आपके माइंड में सपोज कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो मार्केट जाना है, उसे बताना है यार ये चीज इसको थोड़ा सा ऐसे कर दे, वैसे कर दे, तो प्रोडक्ट बन जाते हैं। मुझे नहीं लग रहा है इसके अंदर बहुत स्किल चाहिए। तो जब आपने स्टार्ट किया था तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या थी आपकी? स्टार्ट जब किया था तो मेरे पास आई थिंक 2-3 लाख रुपए थे, वो थे उधार के। हाँ। एक दोस्त से लिए थे मैंने, जी। जो कि मैंने गवा दिए थे। ओके। क्योंकि जब मैंने टफ स्टफ स्टार्ट किया था, हाँ। तो जो प्रोडक्ट मैंने बनवाए उसने क्या किया, जैसे कार्ड, उसमें कार्ड होल्डर है, तो कार्ड उसमें जा ही नहीं रहा। अच्छा। वो फंस रहा है उसमें, पूरी जान लगानी पड़ रही है। मैंने कहा यार ये क्या कर दिया इसने। तो वो सब अभी भी पड़ा है मेरे पास, तो उसमें मेरा वो नुकसान हो गया था। ओके। सो कार्ड होल्डर, क्रेडिट कार्ड्स और जो विजिटिंग कार्ड्स वगैरह बनाने के लिए ना? हाँ, तो कीमत चुकानी पड़ती है, वो मैंने चुका दी थी शुरू में ही। तो जैसे आप रोलीवेयर के लिए अपने प्रोडक्ट्स चालू किए, अपने नया कैटेगरी में आप एंटर किए, तो उसमें प्रोडक्ट रिसर्च में आप कोई टूल यूज़ करते हैं? कैसे आपने डिसाइड किया कि भाई, एक तो हैंगर हो गया आपका, हैंगर इज़ नॉट द ओनली प्रोडक्ट दैट यू आर सेलिंग, करेक्ट? तो जब आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो आपके बैक ऑफ द हेड आपके क्या चल रहा होता है कि यार ये चलेगा नहीं चलेगा, या फिर उस पर आप डेटा ड्रिवन आपकी कोई अप्रोच है? कोई डेटा डूटा कुछ नहीं है मेरा। हाँ। सिंपल है, प्रॉब्लम देखता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, लोग क्या फेस कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम में कुछ भी हो सकती है। सपोज लोग चकला यूज करते हैं लकड़ी का, वुड का करते हैं यूजली। अब ये भी एक प्रॉब्लम है कि यार ये यूज कर रहे हैं, अगर मैंने कुछ और दूंगा तो यूज करेंगे। हाँ। तो मैंने सोचा इसको स्टील का बनाते हैं। और स्टील का ऐसा नहीं नॉर्मल स्टील का, मतलब एक बहुत ही हैवी क्वालिटी, अच्छा स्टडी। तो वो मैंने बनाया, तो वो चल गया। तो इतनी छोटी सी बात ही है। अब इसमें बहुत लंबी चौड़ी चीजें सोचने की जरूरत नहीं है, और ना मैं डेटा में बहुत अच्छा हूँ। ओके। मुझे नहीं लगता कि मैं डेटा को बहुत अच्छे से रीड कर सकता हूँ या उस पर काम कर सकता हूँ, पर मुझे पता है मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ कि लोगों की प्रॉब्लम को देखता हूँ और मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ। तो अमेजोन भी कुछ ऐसे टूल्स देता है जिसपे आप खुद रिसर्च करके देख सकते हैं बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स हैं या कुछ ऐसा? अमेजोन तो ये फ्लिपकार्ट नहीं करता, लेकिन अमेजोन करता है। हाँ। कि वो क्या करेगा, जब आप प्रोडक्ट पेज पे नीचे जाते हैं तो आपको बेस्ट सेलर रैंक दिखाता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस रैंक पर है। 1 to 100 दिखाता है वो, उसके बाद के नहीं दिखाता। तो उसमें आपको पता लग जाता है, आप 100 प्रोडक्ट देख सकते हैं कि कौन से कहाँ पर है, और उसके अकॉर्डिंग आप उसमें प्रॉब्लम देखिए, नीचे रिव्यूज में जाइए, पता लग जाएगा यार ये लोग ना पसंद नहीं कर रहे इस चीज को, उसे ठीक कीजिए, प्रोडक्ट लॉन्च कर दो। सो बेसिकली ऑडियंस के लिए बता दूं, इंडिया में तो ऐसे टूल्स बहुत कम है एक्चुअली। यूएस में और जो बाकी मार्केट्स हैं वहाँ पे कुछ कंपनीज हैं जो अमेजोन के जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं, जो कैटेगरीज में प्रोडक्ट बिक रहे हैं, उनके ऊपर उनका एनालिटिक्स है, उससे वो इनसाइट्स देते हैं कि भाई कौन सी कैटेगरी में आपका कौन सा प्रोडक्ट हॉट सेलिंग है। तो वो पेड टूल्स हैं बेसिकली। Helium 10। हाँ, तो लोग बहुत यूज़ करते हैं वो। आई डोंट नो व्हाई इंडिया में ऐसा अभी तो कुछ ऐसा लॉन्च नहीं हुआ है, जो आइडियली होना चाहिए, जिससे एक्चुअली में जो अमेजोन पे अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी हेल्प हो जाए कि भाई थोड़ा इंटेलिजेंस उन्हें मिल जाए इनिशियल। तो वो है, कहीं ना कहीं लैग करते हैं हम इंडियंस ना, डेटा को लेके ना लैग करते हैं। हाँ। तो या तो हमारी थोड़ा स्किल सेट का इशू है कि उसकी स्किल ही नहीं है, हमें पता नहीं है कैसे होता है, तो या तो किसी थर्ड पार्टी को दे दो, जैसे हम भी करते हैं किसी हद तक, पर मैं नहीं करता। तो मैंने किसी को दिया हुआ ये काम, वो देखते हैं सब चीज़ों को। ओके। तो ये डेटा वाला जो काम है, डेटा वाला, क्योंकि डेटा जब किसी को दिया सपोज ऐड रन कर रहे हैं, वो डेटा मिल रहा है। तो सपोज हमने कोई मैनुअल कीवर्ड्स रन करा, पहले तो ऑटो कर दिया, अब ऑटो के बाद हमें पता लगता है इसमें ज़्यादातर वेस्ट है, उसे निकाल देते हैं, फिर हम मैनुअल पे आ जाते हैं। तो उस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हम भी करते हैं। ओके। लेकिन ये है कि अब मैं नहीं करता। शुरुआत में बिजनेस स्टार्ट किया था 3-4 साल मैंने किया था, फिर उसके बाद मेरा फोकस जो है वो बिजनेस ग्रो करने पर है। इस चीज़ को मैंने किसी और को दे दिया है। हाउ बिग इज योर टीम राइट नाउ, जो आपके इस 5-6 आई थिंक। 5-6 लोग हैं जो इतना अपना
बिजनेस कर लेते हैं। तो इसमें जैसे आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ आप ध्यान देते हो अमेजोन पे जो प्रोडक्ट आप लिस्ट किए हुए हैं? बेसिक है, लेकिन मैंने देखा है कि जो कुछ बड़े सेलर्स भी हैं ना, जी वो भी उसको थोड़ा सा ना हल्के में लेते हैं। जी। जैसे अपने इंडिया में एक चैलेंज बहुत बड़ा है कि प्रोडक्ट शूट अच्छा नहीं होता। मैंने बहुत पैसे गंवाए हैं, प्रोडक्ट प्रोफेशनल शूट दे रहा हूँ मैं करने के लिए, जी और जब वो आता है ना तो मैं सर पकड़ लेता हूँ कि ये, मुझे ऐसा लगता है कि इसने कैमरा खरीद लिया है हाँ और वो शूट करना स्टार्ट कर दिया, सो कोई आइडिया नहीं है कि ओके प्रोफेशनल शूट होता कैसे है। जी। मैक्सिमम प्रोफेशनल शूट अपने इंडिया में हो रहे हैं, अच्छे नहीं होते। ओके तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन शूट होना चाहिए प्रोडक्ट का, हाँ हाँ और उसमें फिर वो इन्फोग्राफिक और वो कस्टमर की जो इमेजिनेशन है जी उसको ट्रिगर करना बहुत ज़रूरी है। जी और इसके बाद पिछले 2-3 साल में एक न्यू नॉर्मल हुआ है अमेजोन में, जो वीडियोस आना स्टार्ट हुई हैं प्रोडक्ट की। पहले वीडियो क्या होती थी, वो टेम्पलेट्स इमेजेस को उठाया और एक म्यूजिक लगाया उस पे और वो वही काम इमेजेस चल रही हैं। ओके काम नहीं करती। ओके तो एक प्रोफेशनल वीडियो शूट कराएं प्रोडक्ट का, इस पे पैसे खर्च होते हैं, हाँ लोग इससे बचते हैं। अपने इंडिया में हर जगह ना वो चिंदी चोरी आ जाती है एक्चुअली, कि यार ऐसे काम चलाते हैं ना अभी, तो वो नहीं करना चाहिए। सो कस्टमर के दिमाग में क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको ये सब चीज़ें करनी क्रेडिबिलिटी, और दूसरा आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप इमोशन बेच रहे हो। चाहिए। वो ऑलरेडी चकला यूज कर रहा है, वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब आप उसे बता रहे हो कि नहीं यार कुछ और भी यूज कर सकते हो, तो इमोशन है ना बेसिकली, उसका तो काम हो ही रहा है। तो इमेजिनेशन आप उसकी ट्रिगर करोगे, आप उसे ऐसी वीडियो दिखाओगे, ऐसी इमेजेस दिखाओगे कि उसको लगेगा यार ये वाओ, ये प्रोडक्ट अच्छा है, यूज करते हैं जी क्योंकि मैंने एक चीज और नोटिस करी है, मुझे नहीं लगता कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे होते हो ना, सच में उसकी यूटिलिटी होती है। ओके बहुत लोग जो है ना, 90% जो बायर है ना, वो इमोशन के आधार पर प्रोडक्ट खरीदता है जी कि यार कुछ नया खरीदते हैं, कुछ नया इतना ही होता है। जी तो उसको अगर आप पूरा इमेजिनेशन नहीं दोगे ना, जो लिस्टिंग से दे सकते हो ना, वो टच कर पा रहा है ना, उसको एक्सपीरियंस कर पा रहा है, उठा के देख रहा है ऑफलाइन मार्केट में जो करते हैं, तो कुछ तो आपको अलग करना पड़ेगा ना। हाँ बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस कैटेगरी में भी, आई एम श्योर बहुत कंपटीशन होगा। तो आपके और क्या तरीके हैं जिससे आप कंपटीशन से थोड़ा अपने आप को अलग या बेहतर कर पाते हो? एक तरीका तो आपको मैंने बता दिया कि लिस्टिंग जो है ना, मेरी कोशिश रहती है कि लिस्टिंग को बिल्कुल अलग कर दिया जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग उस पर काम नहीं कर रहे। जब आप किसी भी काम को ऐसे सोचते हो कि यार ये ना मुझे टॉप 5%er में आना है, तो 95% तो वैसे ही आपका कंपटीशन खत्म हो जाता है। अब किससे बचता है? 5%er से। अब जो उसमें से बच रहा है, सपोज वो कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है, उसका जो डिजाइन है, उस डिजाइन से आप थोड़ा सा डिजाइन को चेंज कर दो। अब जो कस्टमर उसको ले रहा है वो सोचेगा यार ये डिजाइन मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है, तो उसके लिए तो ऑप्शन आ गया ना जी, वहां पर आप कंपटीशन को बीट कर सकते हो। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तो अभी जैसे आपके प्रोडक्ट्स हैं इतने सारे, तो आप एडवर्टाइज भी करते होंगे, तो आप प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट करते हैं? अमेजोन एड से करते हैं या कुछ और? अमेजोन पर एक्चुअली एक ना हनीमून पीरियड होता है प्रोडक्ट का, जी तो वो आई थिंक कुछ 1 महीने के लिए ना, हाँ वो थोड़ा एल्गोरिदम ऊपर नीचे हो जाती है, पर 1 महीने मान के चलिए वो आपके प्रोडक्ट को चाहता है कि कस्टमर बाय करे, और वो बूस्ट करना चाहता है। ओके तो उसमें आप थोड़े अपने एफर्ट भी लगाएंगे तो प्रोडक्ट वो उठ सकता है। तो उसके लिए ऑफकोर्स जो प्रमोशंस है वो आप रन कर सकते हैं। सबसे पहले तो वही है। जो वीडियो एड है वो आप रन कर सकते हैं। आपको वो थोड़ा सा टेस्ट करना पड़ेगा क्या काम कर रहा है, क्योंकि कई बार क्या वीडियो एड जो है वो बहुत ज़्यादा आपका बजट कंज्यूम कर जाती है, क्योंकि बिड थोड़ी हाई होती है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें इस तरह की ट्राई करेंगे तो प्रोडक्ट उठा सकते हैं, लेकिन आपका प्रोडक्ट बिल्कुल जेनरिक नहीं होना चाहिए कि उठा के आपने मार्केट से कुछ खरीदा और आप सोचो मैं बिजनेस बिल्ड कर लूंगा। सीखने के लिए कर सकते हो, लेकिन बिजनेस बिल्ड अब नहीं होने वाला। जो 7-8 साल पहले लोग कर चुके हैं ना कचरा बेच बेच के, वो अब नहीं काम करता। बहुत बेचा लोगों ने। बिकॉज एज ए कस्टमर मैं जब भी कुछ खरीदता हूँ तो मैं कस्टमर रिव्यूज देखता हूँ कि भाई 4+ कैसे हैं। तो वो जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो महंगे हैं सस्ते हैं, मैं वो बाद में देखता हूँ। पहले ये देखता हूँ कि भाई क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो आप कस्टमर रिव्यूज और रेटिंग्स को कैसे हैंडल करते हो, और हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर यू? अमेजोन पर तो आई थिंक सभी प्लेटफॉर्म पर तो ये इम्पोर्टेंट है ही है। मतलब बहुत ही क्रिटिकल है कि अगर रिव्यूज़ नहीं हैं तो प्रोडक्ट को यूजुअली, जैसे कुछ नए प्रोडक्ट होते हैं तो अब मेरे पास इन्वेंट्री है उसकी, सपोज 2 लाख 5 लाख 10 लाख की इन्वेंट्री है नए प्रोडक्ट्स की, और रिव्यूज़ नहीं होते और हम कैंपेन रन कर रहे हैं। तो पहले तो क्या होता था कि हम कुछ चीज़ें कर लेते थे फैमिली फ्रेंड से ना, 2-3-4 रिव्यूज़ ले इनिशियल बूस्ट एटलीस्ट दिख जात, कुछ अच्छा लगता है ना, रेटिंग रूटिंग दिख रही है। अब है ही नहीं वहाँ पर।
तो कहीं ना कहीं वो फिर हमारे लिए जो बजट है हमारा कैंपेन का वो बढ़ जाता है, जी। क्योंकि अब कस्टमर कम बाय करता है। तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, और अमेजोन ने भी क्रिटिकल बना दिया है, क्योंकि वो उड़ा देता है अकाउंट को। अगर आप सोचो, आप फैमिली फ्रेंड से 2-3 रिव्यू ले लोगे, सिर्फ 2-3, इवन अमेजोन पर आपको मैक्सिमम रिव्यूज हैं वो ऑथेंटिक ही होते हैं, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं कि यार थोड़ा 2-3 रिव्यू तो मिले, 4-5 रिव्यू मिले। अब वो भी थोड़ा सा टफ हो गया है। तो ये तो आपको करते करते रिव्यूज आ ही जाते हैं, और सपोज अगर किसी ने आपके समहाउ आपने 50-100 प्रोडक्ट बेच दिया तो एक रिव्यू मिल जाता है। तो वो एक रिव्यू इंपॉर्टेंट होता है, और एक से ही काम आपका बन जाता है। लेट्स से आपने कोई प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, उस पे कंटिन्यूसली आपको नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं, 2 की रेटिंग आ रही है, 3 की रेटिंग आ रही है, तो आप एज बिजनेस ओनर आप क्या एक्शन लेते हो उस पे? मैं यूजली ये करता हूँ कि सपोज नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं तो उसका रीजन है कि प्रोडक्ट में कोई ना कोई चैलेंज है, कुछ इश्यूज है। तो उसका इतना ही करते हैं हम कि जितना हो सके जल्दी अपने प्रोडक्ट को उठाते हैं, और उसकी जो प्रॉब्लम जो भी है, उसका इश्यू है जो कस्टमर ने बताया है, उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ केसेस में हम उसको 15 दिन में कर लेते हैं, और कई बार उसके लिए 3 महीने भी लग जाते हैं। अगर सपोज वो मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा उसको टफ है काम करना उसके ऊपर, क्योंकि डाई भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो 2-3 कस्टमर ऑलरेडी आपको रिव्यू दे चुके हैं, उनके लिए आप कुछ करते हैं उस केस में? बिल्कुल बिल्कुल, okay. क्योंकि प्रोडक्ट की देखो प्रॉब्लम तो पता आपको कस्टमर ने बता दिया, और आप भी फील कर लेते हो कि यार प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, वो प्रैक्टिकल है कि वो दिख जाता है इश्यू। कई बार आप क्या करते हो, ट्राई मारते हो कि क्या पता चल जाए, ये प्रॉब्लम के बाद भी चल जाए जी। तो वो चीज़ें नहीं हो पाती। ओके, लेट गो वाला एटीट्यूड आप नहीं ले सकते, स्पेशली अगर आप कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस में हैं, आप सीधा अमेजोन के थ्रू बेच रहे हैं। एक तो अमेजोन का नहीं, वो सप्रेस भी कर देगा, रिव्यूज नीचे जाएंगे, आपका जो रिटर्न है वो 10% से क्रॉस कर गया, तो वो उठा के लिस्टिंग को सप्रेस कर देगा फॉर सम डेज। ओके, तो वो चैलेंजेस ही है उसका। अमेजोन कीप्स यू ऑन योर टोज कि भाई अगर आप सही काम नहीं कर रहे तो अमेजोन के साथ ये है। ओके, वो छोड़ने वाला नहीं है। ओके, तो आप स्टॉक और इन्वेंट्री वगैरह कैसे मैनेज करते हैं? यूजली अमेजोन के ऊपर एक टूल है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टूल आता है जी। तो वो यूजली ये बता देता है कि आपके जो प्रोडक्ट हैं उसकी जो सेल आ रही है पीछे, जो पास्ट उसके जो सेल्स हैं वो ये हैं, और अगले फोरकास्ट बता दे अगले 30 डेज में ये सेल्स हो सकती है, तो आप इस इन्वेंट्री को, तो वहां से हमें आइडिया लग जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती रहती है। नॉट अ बिग डील, वो एक बार साइकिल बन जाता है ना, तो वो बनता चला जाता है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज जो नए अगर लोग चालू करना चाहते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जो पेन्स टेकिंग है यही है, जो ज़्यादा दिमाग उन्हें लगाना पड़ता है कि यार स्टॉक कैसे मैनेज करेंगे। बिकॉज व्हेन यू गेट समथिंग लाइक लेट्स से 600 पीसेस किसी चीज़ के बनवा लिए, बाद में जब आपने लिस्ट किया तो आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो ही नहीं है, तो वो दैट स्टॉक इज सिटिंग डक्स इन आज भी हम फेस कर रहे हैं ये। हाँ, रीजन, जब हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम भी नए हैं, हाँ, तो नए तो हम सब हैं, जब भी नया करेंगे तो नया है जी। तो हमें भी ये इशू आता है कि यार क्या होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है ना उसकी सेल्स क्या आएंगी, तो ये एक चैलेंज है, तो वो फेस करना पड़ेगा। इस चीज को हैंडल करने का कोई स्मार्ट तरीका है कि भाई मैं पहले 10 पीस से ट्राई करता हूँ कि भाई ये अगर बिक गए सही टाइम में, देन आई गो फॉर अ लार्जर ऑर्डर? यही हाँ ठीक है, आप आउट ऑफ स्टॉक में भी आपका प्रोडक्ट चल गया जी, कस्टमर को पसंद आता है जी, तो हो सकता है कि वो जो आपने 10-20 इन्वेंट्री जो प्रोक्योर की थी वो खत्म हो जाए जी। पर कोई बात नहीं, इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव कि यार आपका बिक गया है। हाँ। तो कोई नहीं, अब आपको आइडिया लग गया है, अब उसकी थोड़ी सी बढ़ा के आप बनवाओ उसको। ऑफ कोर्स इसके अंदर काफी चैलेंजेस आएंगे कि हो सकता है कि वो ना बने या ना आप उसको प्रोक्योर कर पाओ 100 पीसेस को, वो 1000 पे चले जाएं या 500 पे चले जाएं, तो वो चैलेंजेस तो देखो रहेंगे, जो बिजनेस के चैलेंजेस हैं वो हमेशा रहने वाले हैं, तो वो तो आपको फेस करना पड़ेगा। कोई जैसे नया स्टार्ट करना चाहता है तो आप क्या रिकमेंड करोगे? उस इंसान को 3-4 प्रोडक्ट से ट्राई करना चाहिए या फिर 10-12 प्रोडक्ट से ट्राई करना चाहिए? बिकॉज अगर जैसे 10-12 पे जाता है तो उसका एक तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, और अगर कम पे जाता है तो that person will not be able to know which product is actually working, because the more you test, in my understanding, you can correct me if I'm wrong, जितना ज़्यादा आप टेस्ट करोगे उतना आपको डेटा मिलेगा कि भाई ये एक्चुअली में काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा। तो आप क्या रिकमेंड करते हो अगर कोई आज कोई डिसाइड करता है कि भाई मेरे को अमेजोन पे बिजनेस चालू करना है, एक कैटेगरी कोई भी पकड़ लेते हैं, लेट्स से होम डेकोर पकड़ लिया, तो उसमें आप क्या रिकमेंड करेंगे? मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ना सबसे पहले जाओ टॉप 100 प्रोडक्ट जो है बेस्ट सेलर, उन्हें देखो थोड़ा, उनके साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो, कुछ सैंपल्स मंगाओ, ठीक है, जो आपको समझ आ रहे हैं जी, जो यूजली मैं कहता हूँ पैशन प्रोडक्ट जी, क्योंकि ऐसे
चीजें करने का कोई फायदा नहीं है जो आपको पसंद ही नहीं आती। जिस प्रोडक्ट को लेके आप थोड़ी देर बैठ नहीं सकते, देख नहीं सकते यार इसमें क्या बुरा है, क्या अच्छा है, अच्छा लगेगा कस्टमर को, नहीं लगेगा, मुझे कैसा लग रहा है, अपनी फैमिली में डिस्कस कर रहे हो आप, फ्रेंड से यार ये प्रोडक्ट कैसा लग रहा है जी। तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो मुझे लगता है फंडामेंटल इसका ये है कि आपको ना सबसे पहले उस प्रोडक्ट के बारे में जानना जरूरी है, और वो तब जानोगे जब आप पैशनेट हो उसके लिए। जी। तो एक लिस्ट बना लो पैशन प्रोडक्ट की, जिसके अंदर एक 5 से 10 प्रोडक्ट आप लिखो उसके अंदर कि यार ये प्रोडक्ट है, उन्हें मंगा लो। जी। अब ये देखो कि इस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम क्या है, जी। रिव्यूज में जाओ, देखो आप क्या चेंजेस कर सकते हो। जरूरी नहीं है उसमें प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम आप बना लो कि आपको लग रहा है कि यार इसके अंदर ना इसको डिजाइन को ऐसे कर देता हूँ। जी। अब कोई प्रोडक्ट होते तो मैं बताता कि कुछ भी आप उसमें चेंजेस ला सकते हो। जी। उस चेंज को आप किसी मैन्युफैक्चरर पे जाओ और उसे बोलो कि यार मुझे ना सिर्फ 100 पीसेस चाहिए अभी, तो हो सकता है वो आपको ना थोड़ा रेट हाई दे। तो अभी तो आप बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते, कुछ वक्त के लिए यही चीजें करनी जरूरी है जी। उससे बनवाओ 100 पीसेस की क्वांटिटी और उस सिंगल प्रोडक्ट से लॉन्च करो। 2 3 4 5 के चक्कर में मत पड़ो, सिंगल प्रोडक्ट ही आपका बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करा सकता है। मैं जानता हूं कि जिनके 2-3 प्रोडक्ट भी थे ना, 2-3 प्रोडक्ट सिर्फ इनिशियली, उन लोगों ने ना $1 मिलियन का बिजनेस बना लिया यूएस में। तो कैसे किया उन्होंने? हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो प्रोडक्ट बेचने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेच क्या रहे हो ये जरूर प्रॉब्लम है। जब तक आप ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं बेच रहे जो लोगों को चाहिए तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो थोड़ा प्रोडक्ट के साथ आपको प्ले करना पड़ेगा और एक छोटी क्वांटिटी से आप स्टार्ट करो। अगर आपका बजट कम है, 100 पीसेस से, 50 पीसेस से कई बार पॉसिबल हो जाता है। हो सकता है उसका जो रेट है आपको वो थोड़ा हाई मिले। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसमें जैसे आप बिजनेस स्टार्ट कर लिया, मैं आपके केस से लेता हूँ कि आपने भी एक स्टेप लिया, स्टार्ट किया और आपने बहुत सारे प्रोडक्ट टेस्ट भी किए, कुछ काम नहीं किए, कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब वही सेम फेज अगर किसी नए इंसान के साथ होता है आज की डेट में, अगर उसको बिजनेस को स्केल करना है, इससे ऊपर लेके जाना है, तो फिर क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए, या फिर आपने अपने एक्सपीरियंस में आपने कैसे स्केल किया उसको? मतलब आप कहना चाह रहे हो कि कोई ऑलरेडी कर चुका है? हाँ, सो आप अपना, जैसे आपने तो कर लिया, करेक्ट, तो सेम चीज अगर अभी हम एक स्टेप हमने कवर कर दिया कि भाई प्रोडक्ट कैसे ढूंढना है, 4 से स्टार्ट करना है, 5 से करना है, 10 से करना है। आपने बताया कि स्टार्ट स्मॉल और उसको फिर स्केल करो। तो अगर स्केल करना है तो उसके स्टेप्स क्या हैं? दैट्स द क्वेश्चन। रेप्लिकेट एंटायर प्रोसेस। ओके, बैक टू द जीरो, वापस हो जाओ। आपका एक ही धर्म है इस बिजनेस में, लॉन्च द प्रोडक्ट। ओके, वापस सेम प्रोसेस, फिर देखो प्रॉब्लम क्या है जी। एक प्रोडक्ट बनाओ, लॉन्च करो। जब वो हो गया लॉन्च, फिर वापस से स्टार्ट कर दो, एक प्रोडक्ट को देखो और लॉन्च कर दो। मैं यही करता हूँ। ओके, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसको स्केल करने में, स्केल अपने आप होता है ये बिजनेस। मैंने जो देखा है, मैं सही बताऊं, मैंने इस बिजनेस को ना बहुत फोकस से नहीं किया है। शुरू में जरूर किया है, उसके बाद तो ये होता चला गया है। क्यों? क्योंकि मैं तो अपना काम ही कर रहा था। मैं बैठता हूँ ऑफिस में, बस बैठ जाता हूँ, 2-4 प्रोडक्ट मंगा के, वो अब मेरे टेबल पे रहते हैं हमेशा, क्योंकि बिजनेस ही वही है। आप अभी देखोगे, जाओगे तो मेरे ना भरा पड़ा होगा, और उसके साथ मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। यार इसमें ये करते हैं, वो फिर मैन्युफैक्चर, यार इसमें ये करें क्या, ये डिजाइन बनाए, कुछ वो भी जानते हैं कि एक काम करो ऐसा कर लो, कुछ वो बताएगा, कुछ आप करोगे, करो स्टार्ट। और ऑफकोर्स मैं अब उस फेज में हूँ जहाँ मुझे डर नहीं लगता। ना मुझे ये डर लगता कि यार इस प्रोडक्ट में मेरा 1 लाख रुपए चला गया, नहीं चला तो नहीं चला तो नहीं चल, पार्ट ऑफ द बिजनेस। अब तो मेरा फियर खत्म हो गया। हाँ, अगर आप नया कर रहे हो तो आपके लिए वो जरूर डर है कि यार 1 लाख रुपए मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया और नहीं चला तो। ऐसा देखो हो सकता है, पर जो मैंने आपको बताया, अगर आप ये प्रोसेस थोड़ा सा करते हो तो नहीं होगा। ऑलरेडी मार्केट में जो प्रोडक्ट बिक रहा है, आप उसको जरा सा चेंज लेके आओ उसमें से, वो बिकना ही बिकना है। क्योंकि अब कस्टमर ये कह रहा है, मैं ये खरीदता हूँ, यार ये कुछ नया आया है, और नया सबको चाहिए। जो मैंने बोला, इमोशन है लोगों के और कुछ नहीं है इसके अलावा। क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है ना, मैं कहना चाहिए नहीं, पता नहीं, पर मैं अपने प्रोडक्ट 10% भी यूज नहीं करता अपने घर में, क्योंकि कस्टमर को तो खरीदना है कुछ। 10%। फिर वो ये भी है ना कि आपके जो यूटिलिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो ये तब खरीदता है इंसान, या तो कि भाई बहुत टाइम से यूज कर रहा है, बोर हो गया तो ले लिया, करेक्ट। क्योंकि चकला बेलन जैसा आपके उस पे है, तो 3-4 साल, मतलब मेरे को लगता है मेरे घर पे एक चकला है जो 30 साल से चल रहा है। बिल्कुल, वो मार्बल का सबके। हाँ, तो अब अगर मम्मी जब अमेजोन पे ऐड देखेंगे, या फिर वो देखने उनको कोई दिखाएगा कि भाई ये वाला मिल रहा है, तो मम्मी खरीदेंगी। मम्मी शायद ना भी देखे ना, बहू जरूर खरीदेगी। तो अगर उसको अच्छा लगेगा तब वो लेगी, क्योंकि अभी काम तो चल रहा है ना। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ना बहुत करीब से ना लोगों की साइकी को देखा है जी।
सीरियसली कह रहा हूँ, प्रोडक्ट बिकते हैं सिर्फ इमोशन के ऊपर, इसके अलावा यूटिलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, लेकिन आपको बोलूं 80% प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए बिक रहे हैं क्योंकि चाहिए कुछ अलग। जो आपने कहा ना बोर हो रहे हैं, इस वक्त पूरी दुनिया बोर हो रही है, कुछ उनको चाहिए अलग, बस आप प्रोवाइड कराने वाले हो, वो आपको अमीर So basically what you're saying is कि constant improvement in the product is the key। अगर आपको बिजनेस को बार बार बढ़ाना है, आगे चीजें करना है, आप प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करके लाइक रहिए। Okay. अगर आप लाइफ में भी कांस्टेंट इंप्रूवमेंट कर रहे हो ना, तो अपने प्रोडक्ट में भी कर लोगे। हाँ, दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू से। सो अभी आपने मेंशन किया थोड़ी देर पहले कि अमेजोन की जो पॉलिसीज हैं वो सप्रेस भी कर देता है लिस्टिंग, तो कस्टमर सेंट्रिक है। ओके, सो उसके कंप्लायंसेस को आप कैसे मेक श्योर करते हो कि आप अप टू द मार्क हो? जब गलती हो जाती है तो पता लग जाता है कि ये जो अमेजोन है ना, ये नहीं चाहता। तो कंप्लायंसेस एक्चुअली क्या है, बहुत गाइडलाइंस है उसकी। और आप खोले बैठोगे वहाँ पे पैनल के ऊपर तो दुनिया भर का तामझाम है, तो उसको पढ़ लो, पहले से जान लो तो अच्छा है, और नहीं तो कुछ गलती कर लोगे और वो जब आपको थोड़े से डंडे मारेगा तो आपको पता लग जाएगा यार ये गलती नहीं करनी दोबारा। फिर नेक्स्ट टाइम आप कोई गलती जल्दी करोगे ही नहीं, क्योंकि शुरू में ना हमने सस्पेंड भी कराए अपने अकाउंट, पता नहीं क्या क्या कराया है, क्योंकि वो किया है हमने भी, तो धीरे धीरे चीज़ें हो जाती हैं। तो उसका फियर तो नहीं रखना चाहिए, अपने काम करते जाओ, हो भी गलती हो जाएगी तो अमेजोन की एक अच्छी बात ये है, वो आपको परमानेंट नहीं बंद करने वाला आपकी शॉप। फ्लिपकार्ट कर देता है। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अमेजोन जो कि कस्टमर सेंट्रिक है और उसका जो सिस्टम है वो बहुत ही मतलब पावरफुल सिस्टम है उसका, लेकिन फ्लिपकार्ट का मैं उसके लेवल पे नहीं मानता। फिर भी फ्लिपकार्ट दोबारा आपको ओपन करता ही नहीं है सस्पेंड करने के बाद। आई कैन अग्री विद दैट, बिकॉज मेरा कस्टमर अकाउंट था 2015 में, वन ऑफ माय फ्रेंड ऑर्डर्ड 3 आईफोन्स, ठीक है, तो पता नहीं क्या हुआ उसमें, मेरे अकाउंट से उन्होंने एक आईफोन ऑर्डर किया और मुझे नोटिफिकेशन आता है कि भाई आपका जो अकाउंट है बंद हो गया, और आज तक वो अभी तक ओपन नहीं हुआ है, एंड आई एम नॉट एबल टू बाय ऑन फ्लिपकार्ट। और मैंने ख़रीदा भी नहीं 10 साल से, अगर कुछ लिया है तो किसी और के अकाउंट से ऑर्डर कर लिया, बिकॉज मैंने 2-4 बार अपील किया, नहीं हुआ वो। आई थिंक अगर 10 साल में अगर देखोगे अमेजोन में बहुत सारा मैंने शॉपिंग किया है, इट वुड हैव गॉन टू फ्लिपकार्ट। अभी तो लोग कहते हैं, अभी वॉलमार्ट ने मतलब 4-5 साल हुए हैं तभी लिया, उससे पहले तो होम ग्रोन ही था। अगर आपको इनकरेज करना है कि भाई होम ग्रोन प्रोडक्ट्स आप लो, वहाँ से आप खरीदो, तो पहले ऐसे चेक्स लगाओ आप एज अ बिजनेस कि जिससे आप वैल्यूएबल कस्टमर को ना खो दो, राइट। मेरे केस में तो चलो ठीक है, मैं तो कस्टमर हूँ, बट देर इज अ सेलर दैट यू आर गोइंग टू लूज, राइट, और दैट इज फॉर लाइफ। और अगर उसको करना होगा तो वो दूसरे नंबर से रजिस्टर करेगा, दूसरी कंपनी बनाएगा, है ना, तब जाके वो चालू कर पाएगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इट्स अ फ्लॉ। हाँ, ये फ्लिपकार्ट को समझ नहीं आ रहा, लेकिन पता नहीं जो भी है उनका सिस्टम अब किस तरह से चीजें कर रहे हैं, करना ही नहीं चाहिए। मतलब तो आपने ट्राई किया था फ्लिपकार्ट? मैंने किया था और यही प्रॉब्लम हमें आई थी। फिर उसके बाद मुझे लगा यार ये प्लेटफॉर्म जो है ना, ये नहीं समझ आ रहा हमें। अभी दोबारा प्लान करेंगे? प्लान हाँ सोच रहे हैं, प्लान सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ किया है इनको, इनके जो सीईओ हैं उनको भी मैंने ट्वीट भी किया, सब कुछ किया, लेकिन इन लोगों ने नहीं होता। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने भी ट्राई किया था, इट डिडंट हैपन। एनीवे, सो जैसे आप कंपटीशन को भी मैप करते हैं, तो आप देखते होंगे बहुत सारे नए सेलर्स भी कैटेगरी में उतर रहे हैं, तो उनकी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप देखते हैं, और आपकी क्या लर्निंग्स एंड मिस्टेक्स, जो उनकी मिस्टेक्स हैं उनसे आप क्या सीखते हैं, या फिर आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को जो नए लोग हैं, स्टार्ट कर रहे हैं? गलतियां तो उनकी इतनी है ना, मैं गिना नहीं सकता, क्योंकि उनकी गलतियों से की भरपाई ना हम कर रहे हैं। न्यू सेलर्स ना एक्चुअली एक तो ना ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत प्रमोट करते हैं, ये बायर को भी बोलते हैं सेलर बन जाओ। अच्छा। पहले आपके पास ना वो बॉक्स आते हैं ना जब इनके, आप कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं तो उस पे भी चिट्ठी पूरी लिखते हैं ये कि बी अ सेलर फलाना ढिमका, और ये बन सकते हो, आसान है ये, क्योंकि ये चाहते हैं सब सेलर बने। उसका रीजन जो है मुझे नजर आता है, 15 लाख सेलर तो आई थिंक अमेजोन पे अभी है। देखो उनका प्लेटफॉर्म तो तभी चलने वाला है, लोग आए, ज्यादा सेलर्स आए, अता पता उन्हें कुछ होना, प्रोडक्ट वो बेचें, कमाएं धमाएं कुछ हो, वो अलग बात है। कस्टमर तक पहुंच गया जी, उनका तो कस्टमर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है ना, तो कस्टमर बड़ा हो रहा है उनका। तो नए सेलर गलतियां पता है क्या कर रहे हैं, ये लोग ठीक से रिसर्च कर नहीं पाते जी, और ये प्रोडक्ट उठाते हैं जी, बेचना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी जो कैलकुलेशन है वो इतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखाई जाती है जी। मेरा एक फ्रेंड है, वो गुजरात में है और सूरत में बैठा हुआ है, सोचो, और उसने क्लोथिंग में आया, वो 40 लाख का लॉस कर लिया उसने, ओनली ऑन मीशो। अब सोचो यार, मैंने कहा भाई तुम क्यों तंग कर रहे हो हम लोगों को?
उसने जो लॉस करा है ना वो 40 लाख का, बेसिकली उसने दूसरे जो सेलर ऑलरेडी काम कर रहा है उसका भी लॉस हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन देना स्टार्ट करते हैं। और प्राइसिंग इज द इशू बेसिकली। आउट ऑफ ईगो जब आप आ जाते हो, आपने स्टेक लगा दिया, पैसा लगा दिया, अब आपके दिमाग में होता है भाई मैं तो ये सब कुछ कर रहा हूँ, थोड़े पैसे कम कर, रेट कम कर, रेट कम कर। आपको पता लगता है जब 6 महीने साल निकल जाता है कि यार ये तो मैं पैसा घुमा रहा था, उठा रहा था, और बाद में मेरे पास यही रह गया बचा हुआ। ये बहुत बड़ा इश्यू है। तो नए सेलर ये बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हैं। कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए प्राइसिंग बहुत ही कॉम्पिटिटिव ऐसे कर देते हैं कि भाई अगर कोई 600 का बेच रहा है तो मैं 400 का बेचूंगा। हाँ, क्योंकि इनके माइंड में ये है, बहुत लोगों के, कई लोगों ने तो ये हाल कर दिया है, पीछे किया है कि 100 रुपए का प्रोडक्ट लाए और 150 रुपए का बेच रहे हैं। ओके, कि 50 रुपए हमारा मार्जिन, वाह 50% का प्रॉफिट। पता लग रहा है कि वो 150 रुपए माइनस में जा रहे हैं, माइनस में जा रहा है। ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे लोगों ने consider किया नहीं है। कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसके साथ तो क्या करें, वो प्लेटफॉर्म ही जब नहीं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है बेसिकली। आपको इकोसिस्टम पहले समझना चाहिए कि प्रोडक्ट की आपको प्राइसिंग कैसे रखनी है। और आई थिंक यहाँ पे वी कैन सेफली से कि जितने भी नए सेलर्स हैं या पुराने सेलर्स भी हैं, वो कंपटीशन को ऐसे एलिमिनेट करने के बजाय ऐसे देखें जैसे टोयोटा एंड मारुतिज ऑफ द वर्ल्ड, इफ दे कैन शेक हैंड्स फॉर द सेक ऑफ कस्टमर्स, कि भाई कंपटीशन आपस में करने के बजाय आप हाथ मिला लो और कस्टमर से पैसा बनाओ। मोटा मोटा ये बात है। ट्रू, करेक्ट। क्योंकि सैमसंग अगर आईफोन को, एप्पल को अगर स्क्रीन्स दे सकता है, तो आप एक तो छोटे लेवल पे आप चालू कर रहे हो, ऊपर से यू आर बर्निंग योर ओन हैंड्स, या फिर एज एन इंडस्ट्री आप उसको आप खत्म कर रहे हो कि भाई नए सेलर्स हैं या बहुत ही नए सेलर्स अगर आ गए, उन्होंने देखा कि यार ये माल जो मैं इसको अक्वायर ही 400 रुपए पे कर रहा हूँ और ये बेच 350 रुपए पे रहे, तो मैं बनाऊंगा क्या? सो यू आर किलिंग द इंटायर मार्केट ऑल्सो। हाँ, है ना? ठीक कह रहे हो आप। इसमें एक चीज और है, इवन दे आर नॉट डूइंग कॉन्शियसली। कुछ चीजें तो कर रहे हैं क्योंकि पता ही नहीं, यू आर इग्नोरेंट जी, तो वो भी काम चला दो, सेल आ जाएगी। बाद में उन्हें पता लगता है कि यार ये तो सब गया। और ऐसे एक सेलर नहीं, मैं बहुत को जानता हूँ मेरे ही आसपास, सबको लगता है ये नीरज कर रहा है, ये तो हम भी एम्प्लॉयज भी सोच रहे होते हैं हम भी कर लेंगे। मैं कहा करो, पता लगेगा तुम्हारे को बहुत कुछ। तो वो चीजें है, इश्यूज तो हैं ये वाले। सबको लगता है, आसपास आपके जितने भी हैं लोगों को लगेगा ये जो बिजनेस है ना ये बहुत आसान है, ये सिंपल है और हम तो इसको कर लेंगे। तो आप यूनिट इकोनॉमिक्स को कैसे देखते हैं? मतलब प्राइसिंग आप कैसे सेट कर रहे हैं? उसमें मार्केटिंग का कितना रखते हैं कि भाई इतना मार्केटिंग का खर्चा है, इतना मेरे रिसोर्सेज का खर्चा है? बिकॉज दैट्स हाउ यू एक्चुअली कैलकुलेट। अगर आप सीजनड बिजनेसमैन हैं और बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो आप प्राइसिंग जब सेट करते हो तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रखते हो? वैसे मैंने कोई सिस्टम तो नहीं बनाया, लेकिन ना एक कैलकुलेटर होता है जी। तो यूजली उसके अंदर हम फीड कर देते हैं कि हमारे ना ये चार्जेस हैं, ये हैं, कोई प्रोडक्ट है तो वो सपोज हमारे तक आने के उसके एक 10 रुपीज़ का पर यूनिट हमारा एक अलग खर्चा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का, हम वो भी डाल देते हैं। ओके, मार्केटिंग के अंदर ठीक है हमारा ये वाला खर्चा हो रहा है, हम ये डाल देते हैं। वो सब कैलकुलेट करके फिर हम लगाते हैं। दूसरा, मैं कोई स्पेसिफिक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्ट को नहीं बेचता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट सपोज मेरा मार्जिन अगर उसके अंदर 200% हो सकता है तो वाई नॉट, तो मैं रखता हूँ। और किसी केस के अंदर मार्जिन अगर 50% है और मुझे पता है यार ये इसका इतना ही है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो मैं उसको वैसे रखता हूँ और फिर मैं प्ले करता हूँ। मैं कॉस्टिंग को बढ़ा देता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि कुछ प्रोडक्ट हमारे इम्पोर्टेड भी हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, अब वो आउट ऑफ इन्वेंट्री हो रहे हैं। अब इन्वेंट्री जा रही है तो मुझे लगता है कि यार एक काम कर, स्लो कर इन्वेंट्री को। तो हम 50 रुपये बढ़ाए, फिर 100 बढ़ाए, वो फिर भी भाग रहा है। बढ़ाने का और भागने लग जाता है कई बार, क्योंकि अब कस्टमर जो ले रहा है वो उसकी जो एक परसेप्शन वैल्यू है वो उसको ज़्यादा नजर आ रही है कि ओके मैं ज़्यादा दे रहा हूँ और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा होगा। ऐसा भी हो जाता है, बिल्कुल होता है। तो ये चीज़ें हम करते हैं, तो उसमें मज़ा भी आता है कई बार कि प्रॉफिट यार अच्छा आ रहा है आपकी बार। तो ये चीज़ें होती है। तो आप अभी मार्केटिंग के लिए कुछ यूज़ कर रहे हैं? अमेजॉन एड्स यूज़ करते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स बिना अमेजोन एड्स तो उसके लिए आप इन हाउस टीम है आपकी या फिर थर्ड पार्टी से आप? उसकी मेरे पास इन हाउस ही टीम है। ओके, तो महीने का खर्चा कितना हो जाता होगा लगभग? करीब 2 लाख के आसपास हम कर रहे हैं। 2 लाख। और ROS आपको पता होगा, रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड, वो आप देखते हैं कि कितने खर्चा हुआ? ROAS, हाँ। अब मैं देखता नहीं हूँ वैसे, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने हाथ में ली हुई नहीं है। फिर भी आप तो उसकी बात कर रहे हैं, जैसे एकॉस आता है एक हमारा, ठीक है, एक टैकोस आता है, एक आपका ROAS आता है।
तो ये सारी चीज़ें आती हैं, मैं एग्जैक्टली फिगर नहीं बता सकता, जी लेकिन हमारी कोशिश, अब देखो सारी जो सेल्स होती हैं वो बेसिकली थ्रू एडवर्टाइजमेंट नहीं आती हैं, नॉर्मल सेल भी आती हैं, जो क्या बोलते हैं आप, ऑर्गेनिक सेल्स जो होती हैं जी वो भी खुद आती हैं। तो सपोज 2 लाख रुपए अगर हमारा जा रहा है तो लगभग उससे हमें 20 लाख की सेल निकलती है हमारी। ओके तो आपका आई थिंक 10% आ गया 10%। ROS, और बाकी हमारी ऑर्गेनिक होती है। अभी मोटा मोटा आपको ही बता रहा हूँ। ओके तो अब रिटर्न रेट्स, अब जैसे आप देखते हैं तो किसी प्रोडक्ट का रिटर्न रेट ज़्यादा आ रहा है, वो आई थिंक आपने कवर भी किया है वो क्वेश्चन, बट आपके लिए कितना मैटर करता है कि भाई रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। Okay. मैंने उससे आप एक्चुअल में प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, हाँ, क्योंकि मैंने ऑफिस में एक डेडिकेटेड पर्सन है, उसको बोला हुआ है कि रिटर्न पर तुम्हें ध्यान देना है। कुछ गलतियां हमारे पैकेजिंग टीम से होती हैं, एक वो प्रॉब्लम होती है। कुछ केसेस के अंदर प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है जी ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि अपने इंडिया में तो प्रोडक्ट ऐसे जाते हैं हवा में, जी वो आपने देखे भी होंगे। हाँ तो वो एक हमारी प्रॉब्लम है, तो उसको समहाउ मैनेज करते हैं कि किसी तरह 5 लेयर का बॉक्स रखें, अंदर बबल रखें, तो ये एक चैलेंज भी रहता है, और कुछ प्रोडक्ट के अंदर भी प्रॉब्लम होती है। ओके तो इन सब चीज़ों को देखकर हम कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा सा। तो लगभग कितने % का रिटर्न रेट आपके लिए रेड फ्लैग है? 10% को मैं 10% रेड मानते हैं कि अगर 7-8 तक अगर है ना तो ठीक है। अब इसके अंदर एक और भी चीज़ है, क्योंकि अमेजोन ये बताता है कि बेसिकली वो रिटर्न क्यों हुआ है जी। तो हमारी तो खैर जितने भी मैट्रिक्स हैं वो सब ओके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 5.5% का रिटर्न लगभग मुझे लगता है हमारा कस्टमर हमें कर देता है। बाकी ट्रांसपोर्टेशन और वो जो चैलेंज है वो अमेजोन उसको काउंट नहीं करता, पर लॉस हम बियर करते हैं उसमें। ओके सो इसमें जैसे लेट्स से आपका प्रोडक्ट है 100 रुपए का जो आपने लिस्ट किया हुआ है, अमेजोन कितना लेता है उसमें से? इसको ऐसे मानते हैं 300 रुपये का प्रोडक्ट मानते हैं जी ठीक है। ज़्यादा 300 रुपये का प्रोडक्ट है तो अमेजोन इसमें अप्रॉक्स ले लेगा, अगर हम शिपमेंट एक वो रख लेते हैं, फुलफिलमेंट शिपमेंट का जो चार्जेस होता है बेसिकली वो 3 होते हैं, एक रीजनल होता है और एक आपका पैन इंडिया होता है और एक बीच का और होता है जो थोड़े स्टेट पास में है। तो ये 3 चार्जेस होते हैं। तो अगर हम बीच का भी मान ले तो 90 रुपीज़, 90 प्लस उसका रेफरल सॉरी कमीशन अप्रॉक्स 15%, तो 90 प्लस 45 135 प्लस एक 10 रुपये का उसका क्लोजिंग फीस, तो अप्रॉक्स अगर मानोगे आप 150 के आसपास वो ले लेता है। ओके सो 50% ऑफ द डिपेंड करता है ओके कि प्रोडक्ट वैल्यू कितनी है। हाँ, अगर ये जो कॉस्ट है ये फिक्स रहेगी। हाँ, ये फिक्स रहेगी। इसके अंदर बस एक जो उसका कमीशन है वो थोड़ा ऊपर, क्योंकि हाँ लेकिन है। इसी वजह से कि कोशिश करनी चाहिए कि प्रोडक्ट का जो आपका एवरेज सेलिंग जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा हायर साइड पे रहेगा, तो आपके जो मार्जिन है वो अच्छे निकलते हैं। तो ये बात तो मुझे शुरू में समझ आ गई थी, इसी वजह से टफ स्टफ के अंदर जब लोगों ने वो 300 रुपये का बेचना स्टार्ट किया ना तो मैंने कहा नहीं, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी प्रॉफिट निकाल ही नहीं पाएंगे वो, और मुझे प्रॉफिट निकालना था। तो मैं तो 450 का एक की चेन बेचता था, बड़ी यूनिक सी की चेन थी, तो वो आ गई उस पर 300 रुपये पे या 250 रुपये पे, तो मैं तो बाहर ही निकल गया कि तुम करो मैं कुछ और करूँगा। सीजनैलिटी का आपके बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट आता है? ये वैसे मेरे प्रोडक्ट ज़्यादा ऐसा सीजनल नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आता है। इसका रीज़न नहीं पता क्या है, वो अमेजोन को भी नहीं पता। मैंने कई बार बात की है मैनेजर से भी अपने। जैन टू जून ये वाला सीजन जो है यूजुअली 20-30% सेल्स डाउन रहती हैं। ओके उसके बाद उड़ जाती हैं सेल्स जुलाई से सीधा दिसंबर जाए। फेस्टिव सीजन भी आना चालू होता है। हाँ, लोगों का माइंडसेट भी होता है कि नया कुछ खरीदता है। हाँ, धनतेरस पे कुछ दिखता है? नहीं, कुछ से पहले नहीं कुछ खास नहीं। ओके धनतेरस अच्छा वो दिवाली के आसपास। हाँ उसका तो रहता ही है। दिवाली के नेक्स्ट डे सेल्स डाउन जाती हैं सीधा अप्रोक्स 10 डेज के लिए, फिर उठ जाती हैं। लेकिन वो दिवाली के आसपास सेल्स यूजुअली कम रहती हैं क्योंकि लोग ना थोड़ा ऑफलाइन में ज्यादा रहते हैं। हाँ, उससे पहले सेल्स दिवाली वाला जो मंथ होता है वो सबसे ज्यादा हमारा यूजुअली सेल्स लाता है। ओके तो इसमें आपका जैसे ग्रोथ मैट्रिक्स आप कैसे देखते हैं? जैसे ईयर ऑन ईयर आपके बिजनेस को ग्रोथ करना भी ज़रूरी है, करेक्ट? तो क्योंकि देखो ये पर्सनल माइलस्टोन्स भी होते हैं और प्रोफेशनल माइलस्टोन्स भी होते हैं कि भाई आपने लास्ट ईयर लेट्स से 6 करोड़ का किया तो नेक्स्ट ईयर का टारगेट हम इतना रखते हैं। तो डू यू बिलीव ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो? मेरी कोशिश रहती है कि अभी पिछले 1 साल से अभी मैं थोड़ा ना बिजनेस को लेके सही बताऊँ थोड़ा लेथार्जिक था कि मैं ना थोड़ा सब कुछ कर रहा था कि वो ना स्लो डाउन हो जाए यार लाइफ में। तो ट्रिप मार रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे थे। तो ऑफ कोर्स आप एक चीज को फिर थोड़ा सा आता है थोड़ा। हाँ,
तो ऐसा नहीं 20% का मेरा आ रहा है जी ग्रोथ Okay. ईयरली, ईयर ऑन ईयर 20% growth. 20+% का मेरा आ रहा है। जी पर मैं ये जानता हूँ कि अगर मैंने इसमें एफर्ट मार दिया ना तो 50% तक भी मैं ले आऊँगा। Okay. जैसे इस साल मेरे एफर्ट्स ही लग रहे हैं बिजनेस में, तो मुझे पता है नेक्स्ट ईयर तक ये 50% की ग्रोथ मैं कर लूँगा। इवन मुझे ये भी पता है कि मैं इसको डबल भी कर सकता हूँ। मतलब ये मेरे ऊपर है कि मैं अपनी पोटेंशियल का कितना यूज़ कर पाऊँ। जी मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये बिजनेस को मैं कहीं से कहीं तक भी ले जा सकता हूँ। एक तो पैसा बहुत डलेगा क्योंकि इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेस है, फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, तो पैसा तो डलने वाला है। तो एक कहीं ना कहीं अर्न भी होगा, मार्केटिंग स्पेंड भी आपको सब करना कुछ होगा। होगा। तो कई बार 1-2 बार मैंने ये भी सोचा कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट लेके आता हूँ, जी और मिल भी रही थी। लाते 1-2 करोड़ रुपए इसमें डालते हैं और बिजनेस हमारा ऐसे खड़ा हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ही लॉन्च करने जिसमें मैं अच्छा हूँ ऑलरेडी। जी सो ये है। बाकी 50% का मेरा गोल जैसा अभी है कि 50% मुझे अचीव करना है। एक भारी सवाल है, ईयरली रेवेन्यू कितना है? ईयरली रेवेन्यू 5 से 6 करोड़ का है। 5 से 6 करोड़। तो उसमें 20% की ग्रोथ आप एवरेज बता रहे हैं कि एवरी ईयर आप वो ग्रोथ भी देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग। आपने इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया अभी। आपके जैसे बिजनेस के लिए यू नो व्हाट आई फील कि आपको कोई ऐसा इन्वेस्टर चाहिए जो आपके बिजनेस को मल्टीपल ग्रोथ दे सके। आपको पैसे की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, मैं पैसे की जरूरत नहीं है। शार्क टैंक में भी मेरा ना 3rd राउंड रह गया था। ओके, आप शार्क टैंक में भी गए? हाँ, ओके। तो वहां पर भी मेरा यही था कि यार अगर ये लोग आएंगे ना जी तो पैसा तो मेरे को बैंक भी दे देगा, जी। कोई भी दे देगा, जी लेकिन जो एक्सपर्टीज लेके भी आते हैं ना कई बार, तो वो इम्पोर्टेंट आई थिंक है। जी क्योंकि ई कॉमर्स तो देखो बढ़ता जाएगा, और जो ब्रांड है ना, ये ऑनलाइन जो ब्रांड्स हैं, ये बेसिकली ना दिमाग में लोगों के अब ऑनलाइन बैठ गया है जी कि हम आते हैं। अब लोग, कस्टमर मुझे बोलता है इतना बड़ा ब्रांड है, प्रोडक्ट आपने ऐसे भेजा है, तो इतना बड़ा ब्रांड है, तो मुझे लगता है कि यार कीवर्ड इज इतना बड़ा ब्रांड। वो सुन के खुशी हुई, अब रिप्लेस कर देते हैं, कोई बात नहीं। वो तो मैं वैसे भी कर देता हूँ। मैं भी कस्टमर सेंट्रिक हूँ। जी मेरे पास आता है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट ही बेचता हूँ, ना मैं लेता ना कुछ करता। हाँ। क्योंकि मुझे लगता है यार जिसने पैसे खर्च करे हैं ना, हाँ। मैं अपने मैन्युफैक्चरर सबको एक बात बोलता हूँ अपने ऑफिस में, जिसने पैसे खर्च करे हैं उसे ये बर्दाश्त नहीं है जो तुम कर रहे हो, जी तो मत करो। अब खैर मेरी जिम्मेदारी बन जाती है, हाँ। बोलते तो मुझे हैं लोग, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कस्टमर ही सब कुछ है, वही आपको बना रहा है। जी। तो आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे बैलेंस करते हैं? रनिंग अ कंपनी दैट इज एज बिग एज योर्स, तो इट मस्ट बी डिफिकल्ट। 2010 से 2020 तक मेरा ध्यान सिर्फ लाइफ में कुछ करने का ही था। 10 साल मैं कहीं कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ यही किया, चाहे इसके अलावा कुछ और किया, कई चीज़ें ट्राई की मैंने। तो वो फोकस तो मेरा तब ये था कि लाइफ में यार कुछ बिल्ड कर लेते हैं जी। और उसके बाद जब ये चीज़ें बन गई तो मैंने, जो आपने कहा थोड़ा लाइफ में बैलेंस चाहिए, तो वो मैंने किया, और सच में मैं लाइफ में बैलेंस के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ। अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ, बच्चों से बहुत करीब हूँ मैं जी अपने, तो बच्चे मुझे मेरे रेडियस में ही रहते हैं वो, ओके तो टाइम मैं देता हूँ पूरा। और सही बताऊँ आपको, कुछ चीज़ें थोड़ी अजीब हैं, पता नहीं कैसे होता है, लेकिन लाइफ में अगर आपने ये सोचा है ना कि मुझे लाइफ कुछ ऐसी चाहिए अपनी, जी। एक पिक्चर होती है आपके माइंड में, वो अपने आप हो जाता है। मुझे पता था, मैनिफेस्टेशन बिकॉज दिस इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन। मैंने ये सोचा था कि यार लाइफ में ना मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मुझे बांध देगा। जी इसने मुझे नहीं बांधा, अपने आप में ई कॉमर्स में क्योंकि आप तो लगातार वो सोच रहे हो, जी तो आप देख रहे हो, ढूंढ रहे हो, और कैसे चीजें काम करती है मुझे नहीं पता। जी ई कॉमर्स बिजनेस में आना ही मेरा ये था कि यार मैं लाइफ ना फ्रीडम के साथ जीना चाहता हूँ, और आगे भी आप देखोगे अब लाइफ में मिलते रहेंगे चीजें, और भी कुछ कर रहा हूँ मैं, जी कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें भी हैं कि 1-1.5-2 साल के अंदर शायद वो बहुत बड़ी हो जाएं, तो वो चीजें भी मैं कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो जो मैंने लाइफ में सोचा है ना, वो सब कुछ हुआ है। पता नहीं ये कैसे होता है। मैं एक अवसरवादी पॉडकास्टर की तरह फिर ये कहना चाहूंगा आपसे कि फिर मुलाकात करेंगे आपसे नए एपिसोड में, बिल्कुल है ना? तो इट वाज ट्रूली अमेजिंग कॉन्वर्जेशन, और बहुत मज़ा आया आपसे बात करने में। आप बहुत पैशनेट हैं, और विनय विमर्श और उसकी पूरी टीम ये आशा करती है कि आपका जो बिजनेस है वो 20 की जगह 60-70% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करे। बहुत ऐसे ही आप तरक्की करते रहें, और मुझे भी बहुत वो मजा कॉन्फिडेंशियल जो चीज़ है उस वो जरूर 100% करेंगे, उस वो पर बात करेंगे। वो कुछ पैशन है जो मेरा, मैं उसके लिए लगा हुआ हूँ, और मुझे पता है वो भी कर जाऊंगा मैं। जी। थैंक यू सो मच नीरज भाई। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके कोई भी सवाल है नीरज भाई से, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।